नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रशासनिक विधि के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यायोजित विधायन के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, हायर जुडिशल सर्विस सहित तमाम जुडिशरी के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यायोजित विधायन क्या है? आधुनिक राज्यों में कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है, इसीलिए इसे विधान पालिका कहा जाता है। विधायिका द्वारा बनाए गए इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के पास होती है, जबकि इन कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। इस प्रकार सरकार के तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। जहां अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अधीन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, वहीं भारत तथा ब्रिटेन जैसे संसदीय प्रणाली वाले देशों में शक्तियों के विभाजन में कई बार असंतुलन देखने को मिलता है। इन देशों में निसंदेह कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र दोनों ही विस्तृत है। कार्यपालिका को अधिक प्रभावी बनाने में प्रत्यायोजित विधायन की अहम भूमिका रही है। विधि निर्माण की शक्ति विधायिका के पास होती है और जब विधायिका अपनी शक्ति के एक अंश को कार्यपालिका को सौंप देती है तो यह विधि निर्माण के उसके अधिकार का प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत कानून बनाने का काम विधायिका के बजाय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रत्यायोजित विधान की यह प्रणाली 20वीं सदी की देन बताई जाती है, किंतु डीएल हैविट के अनुसार प्रत्यायोजित विधान की यह परंपरा 20वीं सदी से चली आ रही है। उन्होंने अपनी पुस्तक द कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में 18वीं ईस्वी से पूर्व भी लगभग 30 ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन में यह प्रथा 16वीं सदी से प्रचलन में आ चुकी थी। प्रत्यायोजित विधान किसे कहते हैं? प्रत्यायोजित विधान उन कानूनों को कहते हैं जो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें द्वितीयक विधान भी कहते हैं। इसके विपरीत विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राथमिक विधान कहते हैं। प्राथमिक विधान एक विस्तृत रूपरेखा या सिद्धांत पेश करते हैं और कार्यपालिका को अधिकार देते हैं कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार नियम बना सकें। इसी के आधार पर कार्यपालिका अपने लिए उपयुक्त विधान बनाती है, जिन्हें प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। संसद द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसीलिए इसे अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहते हैं। अर्थात जिस अधिनियम के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है यह उसके ही अधीन होते हैं। यदि वे अपने मूल अधिनियम का अतिक्रमण करते हैं या उस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे अवैध एवं शून्य होते हैं। मंत्रियों के अधिकारों से संबंधित इस समिति को डू नो मोर समिति के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे देश में प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता क्यों है? तो इसका पहला कारण है विधायिका की व्यस्तता। वर्तमान समय में विधायिका के ऊपर लगातार कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है तकनीकी जटिलताएं। कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है जो ऐसे क्षेत्र में पेशेवर ज्ञान रखते हों। संसद या विधानमंडल के सदस्य ऐसे मामलों के विशेषज्ञ हों जरूरी नहीं। इसीलिए यहाँ ऐसे तकनीकी विषय जैसे साइबर सुरक्षा, गैस, परमाणु ऊर्जा, ड्रग्स आदि जैसी तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए और इनसे संबंधित कानून बनाने के लिए इस विषय के एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में सक्षमता। किसी भी समाज या राष्ट्र को कभी भी आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध, भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी जैसी आपदाओं, आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष जैसी गतिविधियों का सामना करने के लिए कार्यपालिका के पास ऐसी शक्तियों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अप्रिय स्थितियों तथा अदृश्य संकटों का सामना परिस्थितियों के अनुसार ही करना पड़ता है। इसीलिए विधायिका को चाहिए कि वे प्रत्यायोजित विधान में वृद्धि करे। चौथा महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक आर्थिक विकास।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों तथा अन्य विकसित देशों में शासन की मुख्य चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास की रही है। प्रशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का कल्याण, सुरक्षा तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक नियोजन तथा विकास प्रशासन की अवधारणाओं का प्रचार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चूँकि समाज के समग्र विकास का दायित्व मुख्यतः कार्यपालिका पर रहता है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम या लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका के पास उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी हो। प्रत्यायोजित विधान के द्वारा कार्यपालिका सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू कर सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण कारण है लचीलापन। किसी भी कानून के क्रियान्वयन में कई बार संशोधन या बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संसद का सत्र हमेशा नहीं चलता है। इसीलिए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप कानून को संसद द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए प्रत्यायोजित विधान के द्वारा ये शक्तियाँ स्थानीय अधिकारियों को मिलनी ही चाहिए। डोनोमोर समिति ने भी स्वीकार किया था कि बहुत से कानून मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इसीलिए इन कानूनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परावर्तित या संशोधित भी करना पड़ सकता है। समिति ने आगे कहा कि सच्चाई तो ये है कि यदि संसद कानून बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं करती है, तो वह संसद स्वयं आधुनिक जनमत की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बनाने में सक्षम नहीं हो सकती है। छठवां महत्वपूर्ण कारण है भविष्य अनुकूलता। जब भी कोई कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है, उस समय किसी को नहीं पता होता है कि उस कानून के पक्ष या विपक्ष में कैसा जनमत होगा अथवा उस कानून की सफलता की दर क्या होगी। इसीलिए प्रत्यायोजित विधान के द्वारा कार्यपालिका न केवल वर्तमान परिस्थितियों जैसा कानून बनाती है, बल्कि पर्यावरणीय संदर्भों में भी बन रहे परिवर्तनों के अनुरूप भविष्य की अनुकूलता भी धारण कर लेती है। कार्यपालिका चूंकि कानूनों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहती है, अतः उस कानून को प्रभावशीलता का परीक्षण भी सहजता से कर लेती है। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण। प्रत्यायोजित विधान को विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करनी चाहिए और बनाए गए कानून में किसी प्रकार का कोई मनमानापन नहीं होना चाहिए। बनाए गए नियम जो किसी अन्य कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें भी शून्य माना जाना चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो भी वे अवैध माना जाएगा। प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण। न्यायपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान को या उसके किसी भाग को इस आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है कि वे शक्ति प्रदान करने वाले मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। इसे अल्ट्रा वायरस ब्राह शक्ति का नियम कहते हैं। इसी प्रकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी प्रत्यायोजित विधान को अवैध घोषित किया जा सकता है। जहाँ पर मूल अधिनियम को अत्यधिक प्रत्यायोजित कर दिया जाता है, वहाँ पर भी प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अतिक्रमण के आधार पर भी प्रत्यायोजित विधान को शून्य घोषित कराया जा सकता है। मूल अधिनियम संवैधानिक है, किंतु यदि प्रत्यायोजित विधान संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का यदि किसी प्रकार से प्रत्यायोजित विधान द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो भी प्रत्यायोजित विधान को अवैध घोषित किया जा सकता है। नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(5) के प्रावधान जो बताता है कि अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसीलिए नॉन फेयरेस्ट कंट्रोल ऑर्डर 1958 के क्लॉज 4 का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक इसे संसद में पेश नहीं किया जाता है। प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण से मतलब है विधायिका द्वारा नियंत्रण। प्रत्यायोजित विधान पूरी तरह से संसद के नियंत्रण में होता है। भारत में प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण की जो पद्धति अपनाई गई है वे इंग्लैंड की पद्धति पर आधारित है। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर ने सदन को सुझाव दिया था कि इंग्लैंड की अस्थायी समिति के आधार पर जो वहां की लोकसभा नियुक्त की गई है, भारत में भी लोकसभा की एक स्थायी समिति बनाई जाए जो इस बात की जांच करेगी कि क्या प्रत्यायोजित विधान संसद के मूल अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। 1 दिसंबर 1953 में लोकसभा की एक समिति बनाई गई जिसे लोकसभा की प्रत्यायोजित विधान पर समिति का नाम दिया गया। यह समिति किसी भी प्रशासनिक निकाय के द्वारा
बनाए गए नियम, परिनियम, आदेश, उपनियम, उपविधियों आदि का परीक्षण करती है। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण दो चरणों में रखा जा सकता है। पहली अवस्था में जब संसद में प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोजन के लिए विधेयक पेश किया जाता है। दूसरी अवस्था में जब संविधि के अधीन नियम बनाए जाते हैं और सदन में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।